हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीपीडिया। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम इस चैनल पे साइंस की पीवाईक्यू की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हम लास्ट 10 ईयर्स के बीपीएससी के पीवाईक्यू की सीरीज को देखेंगे, पीवाईक्यूज देखेंगे, जिससे हम ये समझ पाएंगे कि कौन कौन से एरियाज है साइंस के जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इससे हम अपनी साइंस की प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन कर पाएंगे। ठीक, आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं। दिस इज द वन स्टेप सॉल्यूशन फॉर यू ऑल फॉर साइंस। ठीक है, यहाँ से जब आप पढ़ लोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी पीवाईक्यू के एनालिसिस के बाद। जब हम प्रॉपर वे में 10 ईयर्स के एनालिसिस करेंगे, देन ओनली वी विल बी एबल टू डिसाइड कि क्या हमारे लिए बेस्ट है और क्या नहीं है, क्या हमें पढ़ना और क्या छोड़ना है। क्योंकि पीवाईक्यूज आर द बेस्ट गाइड फॉर यू टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड कीप गोइंग विथ योर प्रिपरेशन। ठीक है, तो हम इस वीडियो में जो है 67 बीपीएससी के जो प्रीलिम्स की पेपर्स थे, उसके साइंस के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस आए थे, आई मीन इंपॉर्टेंट, क्या सारे ही क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग सो मच ऑफ द टाइम, लेट्स जंप ऑन टू द टॉपिक। सो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा है कि अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर फाइंड्स हिज इमेज लार्जर देन हिमसेल्फ। ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है कि एक पर्सन है, ठीक है, सपोज ये एक पर्सन है और यहाँ पे एक मिरर है। ठीक है, ये कोई भी मिरर मैं बस स्ट्रेट बना देता हूँ। ठीक है, और उसको क्या दिखता है कि उसकी जो इमेज बन रही है, सपोज इस साइड पे बन रही है, तो इसकी इमेज जो है इससे बड़ी बन रही है। ठीक है, यानी उसकी इमेज जो है, यहाँ पे मैं आई लिख देता हूँ फॉर इमेज एंड यू फॉर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओ लिख देता हूँ आपके लिए इजी होने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और यहाँ पे इमेज इसकी जो बन रही है वो बड़ी बन रही है। ठीक है, तो बताना है कि ये कौन सी मिरर होगी जहाँ पे इमेज हमारी बड़ी बनती है। तो एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जो हमारी इमेज बड़ी मैग्नीफाइड इमेज बनती है वो हमेशा ही किस मिरर में बनती है, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर इज द ओनली मिरर जहाँ पर हमारा क्या होता है, मैग्नीफाइड इमेज बनता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक, पहला। दूसरा, क्योंकि प्लेन मिरर अगर हमारा देखें, प्लेन मिरर या फिर कन्वेक्स मिरर, ठीक है, तो प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा उसके सेम साइज का इमेज बनता है हमारा। और कन्वेक्स मिरर जो हमारी होती है, ठीक है, उस मिरर में क्या होता है, स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स के भी इमेजेस बनते हैं। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए कि स्मॉल इमेज अगर हमें हमारा प्रोड्यूस हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट का, तो वो कौन सा मिरर हो सकता है, तो वहाँ पे वो कनकेव मिरर भी होगा और हमारा कन्वेक्स मिरर भी होगा। तो आपको यहाँ से एक फैक्ट याद रखना है कि जो हमारा कन्वेक्स मिरर होता है वहाँ पे स्मॉल इमेज भी बनता है और लार्ज इमेज भी बनता है, बट ऑन द अदर हैंड कन्वेक्स मिरर पे हमारा सिर्फ स्मॉल इमेज, यानी उसको डिमिनिश्ड हम लोग कहते हैं, तो डिमिनिश्ड इमेज ही बनती है हमारी। ठीक है, तो प्लेन मिरर पे तो हमारा सेम साइज का ऑब्जेक्ट बनता है। ये चीज़ हमने देख लिया। तो यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हो कि ये हमारा जो रे डायग्राम है ये एक कनकेव मिरर के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इमेज कैरेक्टरिस्टिक देखो आप इमेज की। सबसे पहले क्या हमारा इमेज डिमिनिश्ड है, फिर डिमिनिश्ड है, फिर सेम साइज का भी होता है और मैग्नीफाइड भी होता है यहाँ पे। ठीक है, मैग्नीफाइड यानी बड़ा। और यहाँ पे क्या कह रहा है, एक पर्सन मिरर के सामने खड़ा है, उसकी इमेज जो है लार्ज बन रही है, उसके उससे लार्ज है, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बन रही है, यानी वो मिरर कौन सा होगा, हमारा कनकेव मिरर। तो यहाँ से हमारा ये ऑप्शन ए हो जाएगा। तो हमने ये चीज़ देख लिया। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि कनकेव मिरर इज द ओनली मिरर जहाँ पे क्या होता है, ऑल टाइप ऑफ इमेज फॉर्म होते हैं। हमने यहाँ पे देख लिया कि इमेज साइज डिमिनिश्ड भी हमने देखा यहाँ पे। ठीक है, सेम साइज का भी इमेज देख लिया। सेम साइज का कहाँ पे फॉर्म होता है, यहाँ पे हमने प्लेन मिरर में देखा कि प्लेन मिरर, और मैग्नीफाइड तो हमारा होता ही है। तो ये तीनों टाइप के इमेजेस जो है हमारे कहाँ किस में फॉर्म होते हैं, कनकेव मिरर में। तो यहाँ से हमने ये चीज़ देख लिया। अब यहाँ पे यूजेस देख लेते हैं थोड़ी कि क्या क्या यूजेस हैं इसके। तो सबसे पहले ग्रूमिंग बियर्ड, जो हम शीशा यूज करते हैं, आईने यूज करते हैं हमारे जो बियर्ड के लिए, जो बियर्ड बनाने के लिए यूज होता है, शेविंग के लिए यूज होता है, वहाँ पे कौन सा मिरर यूज करते हैं हम, कनकेव मिरर का यूज करते हैं, क्योंकि मैग्नीफाइड इमेज मिलती है हमें। फिर जो डेंटिस्ट यूज करते हैं दांत में, जो वो चेक करते हैं दांतों को, वहाँ पे कौन सा इमेज, वहाँ पे कौन सा हमारा मिरर यूज होता है, वहाँ पे भी कनकेव मिरर यूज होता है। क्योंकि उतने से छोटे से एरिया की इमेज हमें देखनी है, तो हमें ऐसा मिरर यूज करना होगा जो हमारे ऑब्जेक्ट की लार्जर इमेज बना सके। ठीक है, तो यहाँ से आपके लिए ये चीज़ समझ में आएगा कि हाँ, इमेज का क्वालिटी। अब हमें यहाँ पे क्या समझना है, यहाँ से हमें क्या टेक डाउन क्या करना है, तो हमें ये चीज़ समझना है कि मिरर वाला टॉपिक जो है, मिरर हो गया, लेंस यानी जो ओवरऑल लाइट, ये सारा चैप्टर लाइट हो गया, इमेज फॉर्मेशन, ये सारा चैप्टर हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से ये टेक अवेज लेकर जाने। अब इसमें आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो जब आप नेक्स्ट टाइम साइंस पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि जो भी इमेज फॉर्मेशन है हमारे, जो अलग अलग मिरर्स हैं, ये जो तीनों टाइप के मिरर्स हैं हमारे, इनके द्वारा जो भी इमेज फॉर्म होते हैं, यहाँ पे हमने जो आपके लिए डायग्राम डाला है यहाँ पे, ये कनकेव के लिए था। ठीक है, ये कनकेव मिरर के लिए डायग्राम था। तो सेम चीज़ आपको क्या करना है, यहाँ पे अलग अलग मिरर, जो ये तीनों टाइप के मिरर है, उनके लिए भी देखना है। एंड ऑन दी अदर हैंड, अपार्ट फ्रॉम मिरर, आपको लेंस के बारे में भी देखना है। यहाँ पे अगर मैं इस टॉपिक को ओवरऑल डिटेल में करने बैठूँ तो बहुत ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगा और हमें काफ़ी प्रोडक्टिव रहना है यहाँ पे। तो वी विल फोकस कि हमारा टाइम ज़्यादा हम क्रिस्प रखें यहाँ पे, क्योंकि बस हम एनालिसिस करें और डिटेल वीडियो हम फर्दर अपने चैनल्स पे लेकर आएंगे। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को देख लिया कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है। तो लाइट और जो भी आपका इमेज फॉर्मेशन है, मिरर, ये सब वाला चैप्टर जो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये चीज़ देख लिया यहाँ पे। मूविंग फर्दर अहेड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, ए फैन प्रोड्यूसेस अ फीलिंग ऑफ कंफर्ट
ड्यूरिंग द हॉट वेदर, ठीक है। जब गर्मी में क्या करते हैं, जब फैन चलाते हैं हम, ठीक है, तो हमें क्या होती है, कंफर्ट की फीलिंग आती है, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों होता है, हमें ये चीज़ समझने की जरूरत है। सबसे पहले जब हम पसीना जो हमारा निकलता है, पर्सपायरेशन, वो क्या होता है, पंखे की वजह से क्या होता है, इवेपोरेट होता है, ठीक है। हमने ये चीज़ देख लिया कि हमें पता है कि इवेपोरेशन जो है हमारा, जो इवेपोरेशन हमारा प्रोसेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विंड की स्पीड से। जितनी तेज स्पीड से विंड बहेगी, ठीक है, विंड ब्लो करेगी, उतनी तेज स्पीड से हमारा इवेपोरेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये चीज़ हमने देख लिया। तो उसी वजह से जब जब फैन हम ब्लो करते हैं, फैन ऑन करते हैं, तो फैन ऑन करने से क्या होता है कि जो वेदर हमारा, जो जो हमारे पास पायरेशन होता है, यानी हमारा जो स्वेट होता है, वो क्या होता है, इवेपोरेट कर जाता है। और जो इवेपोरेट करने के कारण क्या होता है, जो हमारी बॉडी से हीट है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। जब हमारी हीट एब्जॉर्ब होगी तो क्या होता है, जब हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, कूल फील करेगी, क्योंकि हमारी बॉडी की जो हीट है वो क्या हो गई, इवेपोरेट होगी साथ में। तो इसका भी हमने आंसर देख लिया, ठीक। ये चीज़ हो गया हमारा। फर्दर देखो, आपने मैंने पहले ही कहा था लाइट्स वाला चैप्टर जो कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सेम ईयर में सेकंड क्वेश्चन आप देख लो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार से आएगा कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है इन द क्लियर स्काई ड्यूरिंग नाइट टाइम कैन बी एक्सप्लेन्ड विद, किस प्रोसेस से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ जो हमारा लाइट है, उससे हम क्या कर सकते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, इसकी वजह से क्या होता है, स्टार्स जो हमारे स्काई में ट्विंकल करता है। अभी किस तरह से होता है, तो जो हमारा एटमॉस्फेयर जो है ना, ये जैसा आप डायग्राम देख रहे हो, तो मल्टीपल लेयर्स में बना है। आप ज्योग्राफी में पढ़ते होगे, एक्सोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। तो उन सब के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, ठीक है। वहाँ पे हमारे इन्वायरमेंट में विंड की स्पीड देख लो, विंड जो एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन एट एवरी लेवल वो डिफरेंट है। तो क्या होता है, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो वैरी करता है लेयर टू लेयर। अब उसकी वजह से क्या होता है कि जब हमारा जो लाइट ट्रैवल करता है फ्रॉम वन लेयर टू अनदर, तो क्या होता है, अगर रेयरर मीडियम है, या तो कंपेरेटिवली कोई मीडियम रेयर होगा, या क्या होगा, डेंसर होगा, तो वहाँ पे क्या होता है, लाइट जब ट्रैवल करेगी तो या तो नॉर्मल जो हमारा होता है उससे अवे बेंड करेगी, या ऐसे उसके तरफ बेंड करेगी, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा मीडियम डेंसर है, कौन सा मीडियम रेयर है। इससे क्या होता है, लाइट की ट्रैजेक्टरी चेंज होती जाती है। जैसा कि हम यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पे पोजीशन क्या था हमारे स्टार का, ये था, पर ड्यू टू क्रॉसिंग थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर वो ऐसे 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 ये बनता जा रहा है। और एट दिस टाइम जब हम यहाँ पे खड़े होकर स्टार्स को देखते हैं, तो जो हमारी इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रही है वही हमें दिखती है, जिसकी वजह से क्या होता है, डेविएटेड हमें दिखता है और यह स्टार्स ट्विंकल करते दिखते हैं। हमने ये चीज़ देख लिया। यही चीज़ यहाँ पे क्या किया गया, आपको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक। जब ज़्यादा रेज इंटर करते हैं तो स्टार जो ब्राइटर अपीयर करते हैं, लेस रेज इंटर करते हैं तो हमें लेस ब्राइट दिखते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, स्टार्स ट्विंकल करते हैं। और ये मेनली होता है किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। तो हमने इस क्वेश्चन को भी देख लिया। फर्दर, हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, हाइड्रोजन बॉम्ब किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, हमें ये देखना है, ठीक। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल हमारे यहाँ पे, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन। हाइड्रोजन बॉम्ब हमारा अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन पे बेस्ड है। इट इज अ न्यूक्लियर बॉम्ब बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अनकंट्रोल्ड फ्यूजन, ठीक है। हम जब हाइड्रोजन के दो एटम्स को, ठीक है, क्या करते हैं, फ्यूज करवाते हैं, एक साथ मिलाते हैं, तो क्या होता है, जब ये कंबाइन होते हैं तो अनकंट्रोल्ड एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं। इससे क्या होता है, बहुत हाई अमाउंट में हमारा एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। और ये जो हमारी हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, ये क्या करती है, एक्सप्लोड करती है। और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब करते हैं, तो कहते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ अनकंट्रोल्ड वे में होगी तो वहाँ पे क्या होगा, उसमें एक्सप्लोजन होना बहुत ही ज़्यादा लाजमी बात है। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि अनकंट्रोल्ड फ्यूजन होता है, आपको याद रखना। एक होता है फिजन, ठीक है, जहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन, ठीक है। टूटने वाली चीज़ों को क्या कहते हैं, हम फिजन कहते हैं। जहाँ पे ये दोनों चीज़ अगर ब्रेक होंगी, डिफरेंट साइड पे जाएंगे, तो ये हो गया फिजन। पर यहाँ क्या हो रहा है, ये दोनों कंबाइन कर रही है, तो ये हमारा हो गया फ्यूजन। तो यहाँ से हमने ये चीज़ें देख ली, ठीक है। फर्दर मूविंग है टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि फूड गेट्स कुक्ड फास्टर इन प्रेशर कुकर बिकॉज, जो हमारा खाना है वो तेजी से कुक हो जाता है प्रेशर कुकर में, क्यों। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एट लो टेम्परेचर ड्यू टू हाई प्रेशर। तो जब हम एक हमारा सपोज ये प्रेशर कुकर है, ठीक है, सॉरी आई एम बैड एट हैंड राइटिंग, आप जस्ट इमेजिन कर लो कि ये कुकर है, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, सीटी होती है, एक ओवरऑल सीटी होती है हमारी, ठीक। तो ये क्या होता है, जब हम यहाँ पे राइस या फिर कुछ फूड को अपने रखते हैं, तो जब हम यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे कम टेम्परेचर में भी यहाँ पे वेपर्स क्रिएट होंगे यहाँ पे और जब वेपर स्टीम जो हमारे क्रिएट होगी, उनके अंदर क्या होगा, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और हमने हमेशा ये पढ़ा है कि अगर सेम टेम्परेचर पे हमारा वाटर है और स्टीम है, तो किसके अंदर ज़्यादा एनर्जी होगी, स्टीम के अंदर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब वाटर से ये स्टीम में चेंज हुआ तो इसने क्या एब्जॉर्ब कर लिया, लैटेंट हीट एब्जॉर्ब कर लिया वेपराइजेशन का, इसके अंदर ज़्यादा एनर्जी है। तो इससे क्या होगा, जब हमारा यहाँ हीट प्रोड्यूस हो जाएगा तो टेम्परेचर अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे हम सिमिलर अमाउंट ऑफ थ्रू अपने स्टोव क्या कर रहे होंगे, सिमिलर अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करा रहे हैं, पर वही ड्यू टू प्रेशर कुकर प्रेशर इंक्रीज हुआ और क्या हो जाता है, वो चीज़ हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो इससे क्या होता है, वाटर स्टार्ट हो जाता है बॉइलिंग लो टेम्परेचर पे भी। हमने ये चीज़ देख लिया, ठीक। यहाँ पे हमने इसको भी डिस्कस कर लिया। फर्दर
अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि इफ द डोर्स ऑफ रेफ्रिजरेटर आर ओपन फॉर फ्यू आवर्स देन द रूम टेम्परेचर, तो क्या होता है हमारे रूम का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है हमारे कंप्रेसर में, जो फ्रिज में हमारे रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर यूज होता है वो फ्रीऑन गैस होता है, फ्रीऑन 21 गैस। तो वो कंप्रेसर क्या करता है, फ्रिज के अंदर से एनर्जी को क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है और उसकी गर्म एनर्जी को बाहर एक्सप्लोर, वो क्या करता है कि जो बाहर से एनर्जी लेता है उसको कन्वर्ट करके कूलिंग करता है। अब हम रूम का फ्रिज का वो क्या कहते हैं, डोर को अगर ओपन कर देंगे तो जो हमारे रूम में प्रेजेंट जो हॉट एयर है या फिर हॉट टेम्परेचर में जो एयर है उसको ही क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अब्जॉर्ब करेगा और वहाँ क्या करेगा, और जब कंप्रेसर क्या करेगा, कंप्रेस करके रिलीज करेगा तो वो हॉट जो हमारा टेम्परेचर है उसको ही रिलीज करेगा। इससे क्या होता है हमारा जो रेफ्रिजरेटर है, अगर उसके डोर को हम ओपन रखते हैं ज़्यादा टाइम के लिए, फ्यू आवर्स के लिए, तो हमारे रूम का भी टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि वहाँ पे भी वो क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। फर्दर अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अ पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन बीकर कंटेनिंग वाटर अप टू इट्स ब्रिम, ठीक है, वेन द होल ऑफ द आइस मेल्ट। अब एक सपोज एक कंटेनर है हमारा, ठीक है, यहाँ पे अगर हमारा एक कंटेनर है तो आपको ये चीज, एक चीज देख सकते हो आप, ये कंटेनर है हमारा, ठीक है, इसके अंदर वाटर है और यहाँ पे हमने एक आइस क्यूब रखा, ठीक। तो यहाँ कहा जा रहा है कि इस कंटेनर में ये आइस क्यूब है और यहाँ पे पूरा वाटर भरा है, ठीक, और इस वाटर का लेवल कुछ इतना है और यहाँ पे आइस क्यूब है हमारा। तो कहा जा रहा है जब ये आइस मेल्ट करेगा तो क्या इस पानी का, वाटर का लेवल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इसका आंसर है नहीं, ये इंक्रीज नहीं करेगा, ये सेम रहेगा, ठीक। क्यों, तो एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब कोई एक बॉडी, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, जब कोई एक बॉडी क्या करती है, किसी वाटर बॉडी में इंटर करती है तो क्या करती है, उतना ही अमाउंट का वाटर क्या करती है, उसको डिस्प्लेस करती है जितना उसका मास होता है। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। तो क्या था, जब आइस हमारा वाटर में रहेगा तो उसके मास के जितना उसने वाटर क्या कर रखा है, डिस्प्लेस कर रखा है। तो अभी भी क्या है, उस बीकर में जो वाटर है उसके अंदर उसका वॉल्यूम सेम ही है आइस के बावजूद भी, ठीक है। अब वो मेल्ट करेगा तो जो एरिया उसने कैप्चर कर रखा था उसी एरिया में मेल्ट करके क्या होगा, फिल कर जाएगा और इस वजह से हमारे वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं करेगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, द वाटर लेवल विल नॉट इंक्रीज, ठीक है। फर्दर यहाँ पे कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नॉट, इस चीज पे आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आपको ये नॉट दिखे तो आप क्या करो, अपने आंसर राइटिंग में, अपने आंसर्स में, क्वेश्चंस में क्या करो, इस नॉट को क्या करो, मेंशन कर लो। ये क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है, तो आप इस चीज़ को मेंशन करो, यहाँ पे सर्कल करो, ताकि आपको ये ध्यान रहे कि नॉट का आंसर देना हमें, हम क्या करना कर जाए, मिस्टेक ना कर जाए, सिली मिस्टेक्स, ठीक है। क्या बताया कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो वोल्ट मीटर जो होता है वो हमारे पोटेंशियल डिफरेंस को मैच करता है, मेजर करता है, तो ये हमारा सही आंसर है। एम मीटर जो होता है वो हमारे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, ये भी हमारा सही आंसर है, ठीक है। अब पोटेंशियोमीटर जो होता है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को भी मेजर करता है, तो आप इसको भी नोट कर लो, ये भी हमारा सही है। अब गैल्वेनोमीटर का क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को नहीं मेजर करता, इसका काम होता है प्रेजेंस ऑफ करंट को मेजर करना। बस किसी सर्किट में करंट प्रेजेंट है या नहीं वो किससे हम पता करते हैं, गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। आप यहाँ पे एक डिफरेंस देखना कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कितना किसी सर्किट से कितना इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, उसको हम किससे मेजर करते हैं, एमीटर से, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड वो सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंट है या नहीं, इस चीज को हम गैल्वेनोमीटर से क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट अब हमें बताया जा रहा है कि इफ अ फेदर, रबर बॉल एंड अ वुडन बॉल, तीन चीजें हैं, एक फेदर है, एक रबर बॉल है और एक वुडन बॉल है, उसको फ्री फॉल में हम क्या करेंगे, छोड़ेंगे, ठीक है। फॉल कर रहे हैं फ्रीली, वो क्या करे, ग्राउंड पे फॉल कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, एक साथ सेम हाइट से, वैक्यूम में, ये कीवर्ड आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, वैक्यूम में ट्रैवल कर रहे हैं, वैक्यूम में फ्लो कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, तो जब वैक्यूम हमें पता है, जब वैक्यूम में रहेगा तो वहां पे क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा, यानी ग्रेविटी वर्क नहीं कर रही है। और जब ग्रेविटी वर्क नहीं करेगी तो सारे क्या करेंगे, ऑल टुगेदर, ये सारे जो है क्या करेंगे, एक साथ ही नीचे आएंगे, यानी वो सब एक साथ ग्राउंड पे आएंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर अब देखते हैं हम, द फेदर विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट। यहाँ पे कह रहा है फेदर क्या ग्राउंड पे पहले आएगा, तो नहीं, ये हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद द रबर बॉल विल रीच एट द ग्राउंड फर्स्ट, नहीं, ये भी नहीं होगा। द वुडन बॉल विल रीच एट द ग्राउंड फर्स्ट, नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑल द थ्री बॉल्स विल रीच एट द ग्राउंड टुगेदर, जी हाँ, ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है कि सारे बॉल्स एक साथ ग्राउंड पे गिरेंगे। तो आपको दो टर्म यहाँ पे ध्यान रखना है, सबसे पहला फॉलिंग फ्रीली साइमल्टेनियसली, ठीक है, साइमल्टेनियसली वो लोग क्या कर रहे हैं, ग्राउंड पे आ रहे हैं। एंड सेकेंड टर्म इज सेम हाइट, और थर्ड हमारा है वैक्यूम। ये तीन टर्म को आपको ध्यान में रखना है। इन तीन टर्म में क्या होगा, जब ये सारी चीजें अप्लाई होंगी तो हमारा जो भी कितनी भी चीजों को हम एक साथ ड्रॉप करें वो सारी चीजें क्या होंगी, एट द सेम टाइम क्या करेंगी, फॉल करेंगी। अगर यही ग्रेविटेशनल फोर्स, वहां पे कोई भी एक्सेलरेशन अप्लाई कर रहे होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, तो क्या होता है, एक्सेलरेशन हमारा मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
मास, यानी जितना ज़्यादा मास उस पर उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन लगेगा, यानी जो ज़्यादा मास वाली ऑब्जेक्ट होती उस पर ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता, यानी उस वो जितना फोर्स अप्लाई कर रही थी ग्राउंड पे उतना ही क्या होता अगेंस्ट में लगता न्यूटन थर्ड लॉ। इसकी वजह से क्या होता, जो हैवियर ऑब्जेक्ट था जिसका मास ज़्यादा था वो ग्राउंड पे पहले गिरता। पर यहाँ पे हमने पहले कंडीशन लगा दिया, वैक्यूम है, सेम हाइट से गिरा रहा है और फ्री फॉल हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, सारे ऑब्जेक्ट्स, कितने भी ऑब्जेक्ट्स को हम सेम हाइट से ड्रॉप करें वो सारे एक ही टाइम पर ड्रॉप होंगे। ठीक है, कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ सोप फिल्म ऑन द वाटर इज सीन इन द डे टाइम, जब हम डे टाइम में सोप फिल्म देखते हैं वाटर पे तो उसमें ब्यूटीफुल कलर्स दिखते हैं, तो वो किस वजह से होते हैं, तो वो हमारा एक प्रोसेस होता है इंटरफेरेंस। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि व्हेन टू लाइट वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एंड ऑलमोस्ट इक्वल एम्पलीट्यूड ट्रैवल टुगेदर इन सेम डायरेक्शन इन मीडियम दे फॉर्म द रिजल्टेंट वेव अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन। यानी दो वेव जब सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे होते हैं सेम फ्रीक्वेंसी के, तो क्या होते हैं, एक साथ सुपर इम्पोज कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे लाइट प्रोड्यूस होती है और वो डिफरेंट कलर्स हमें दिखते हैं। स्पेक्ट्रम के बारे में आपने देख पढ़ा होगा। ठीक है, जो हमारा प्रोड्यूस होता है प्रिज्म से, वहाँ पे भी क्या होता है, वेव की और कलर रिलीज होती है, तो वही सिमिलर फिनोमेना यहाँ पे होता है हमारा, वह जब प्रिज्म वर्क करता है। तो ये किस चीज़ की वजह से होता है, डिफरेंट कलर ब्यूटीफुल कलर्स दिखते हैं हमें, इंटरफेरेंस। तो आपको ये प्रोसेस याद रखना है। डिफ्रैक्शन पता होगा आपको, रिफ्रैक्शन क्या होता है हमें भी पता है, पोलराइजेशन पता है। इसी के साथ आपका एक काम होना चाहिए अब यहाँ पे कि आपको एक चीज़ करनी है, इन सब के बारे में पढ़ना है कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या है एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है। इन सारे प्रोसेसेस के बारे में आपको एक बार खुद से पढ़ना है और देखना है कि ये सब में से सारे सारे जो फिनोमेनन है सिर्फ लाइट पे एप्लीकेबल या इनमें से कोई साउंड पे भी अप्लाई होता है, या फिर कौन सा इनमें से जो एप्लीकेशन है साउंड के लिए अप्लाई नहीं होता। ये सारी चीज़ें आपको एनालाइज करनी है खुद से। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। फर्दर अब यहाँ पे द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस इज, यहाँ पे पूछा है कि एक न्यूक्लियस का मास नंबर क्या होता है। तो सी हमारा ये क्या न्यूक्लियस है, वेट मिनट, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है और हम इमेजिन कर लेते हैं ये हमारा क्या है, सेल है किसी एटम का। तो यहाँ पे क्या है, ये सारी जगह पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इन जगहों पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो न्यूक्लियस में क्या होता है हमारा, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो जो मास नंबर हम कैलकुलेट करते हैं किसी एलिमेंट का, तो मास नंबर क्या होता है, सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, द सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास आप कह लो, मास नंबर कह लो, ऑल आर सेम थिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समझ लिया। अब यहीं पे एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे हमने इस चीज़ को भी देख लिया, जहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर, मास नंबर को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, ए से। याद रखना आप, ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, आपको लगेगा एटॉमिक नंबर को हम ए से डिनोट करते हैं, बट नहीं, मास को हम क्या करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, और जो एटॉमिक नंबर होता है हम उसको जेड से डिनोट करते हैं। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, फर्दर मूविंग अहेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द सीमेंट। ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि सीमेंट इंडस्ट्री में जो मेन इंग्रेडिएंट होता है हमारा, ठीक है, वो जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट सीमेंट इंडस्ट्री में होता है वो कौन होता है, लाइमस्टोन। ठीक, अब लाइमस्टोन है क्या, तो एक सेडिमेंट्री रॉक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये चीज़ आप ज्योग्राफी में भी पढ़ोगे तो यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, जो किस चीज़ से मिलकर बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से। लाइमस्टोन किस चीज़ से मिलकर बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब इसका अदर यूज़ क्या है, तो ये चौक बनाने में भी यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद कॉन्क्विना, ट्रेवेंटाइन, टूफा, लिथोग्राफिक लाइमस्टोन, आई एम सॉरी, एंड ओलिलिथिक लाइमस्टोन, ये सारे कुछ इसके एप्लीकेशन से इतने डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको बस इतना याद रखना है कि सीमेंट इंडस्ट्री में कौन सा मेन इंग्रेडिएंट यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ मेन कंपोनेंट्स बताए गए सीमेंट की कि वो क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारा लाइम जो हमने देख लिया, उसके बाद सिलिका यूज करते हैं हम, कैल्शियम सल्फेट यूज करते हैं, आयरन ऑक्साइड यूज करते हैं, मैग्नीशिया यूज करते हैं, सल्फर। तो ये फॉर ब्रीफ इंफॉर्मेशन यू कैन रिमेंबर दिस फैक्ट, एज ऑफ नाउ इट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अगर एग्जाम में आता भी है तो आप एलिमिनेशन के थ्रू इस चीज़ को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट टू मग अप ऑल दिस फैक्ट्स, एवरीथिंग यू डोंट नीड टू रिमेंबर। आपको मेन चीज़ों पे फोकस करना है। ठीक है, अब सपोज अगर आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं, इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व 20 to 25 यू आर इन द सेफ जोन। ठीक है, फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट आई एम टॉकिंग। ठीक है, अगर आप इतना सॉल्व कर पा रहे हो, यू आर इन द सेफ जोन। यू आर नॉट सपोज टू सॉल्व ऑल दोस 30 क्वेश्चंस। ठीक है, यू डोंट नीड टू सॉल्व दिस, just focus on this 20 to 25 questions. You must not be focusing on those remaining 5 questions because it's not good for your cost benefit ratio. Okay, अब आइसोटोप्स के बारे में देखते हैं कि आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट डिफर इन। तो आइसोटोप्स हमारा होता क्या है, ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, ठीक है, बट मास नंबर उनका क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक आइसोटोप्स कहते हैं। तो उनका क्या होता है, डिफर किस चीज़ में करते हैं आइसोटोप्स, मास नंबर में। और अगर इसका उल्टा कर दे, जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो और मास नंबर सेम हो, उनको कहते हैं हम आइसोबार्स। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, दीज आर सिंपल फैक्ट्स, बेसिक केमिस्ट्री है, तो हम इस पर ज़्यादा टाइम
अपना वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। फर्दर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर पॉइंट एट विच सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस स्टेट में स्टे टुगेदर। ऐसा टेम्परेचर पॉइंट जहाँ पे सॉलिड लिक्विड और गैसेस ये तीनों साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं, वैसे टेम्परेचर को क्या कहते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वैसे टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। तो आपको ये चीज़ अब यहाँ से डेफिनेशन भी निकल गया। कल को आपके एग्जाम में क्या आ सकता है कि व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। और स्टेटमेंट में आपके बहुत सारे स्टेटमेंट देंगे और इस चीज़ को भी स्टेटमेंट में लिखा हुआ होगा, ठीक है। इस तरीके से आप पीवाईक्यू तैयार करते हैं कि किस तरीके से पीवाईक्यू के थ्रू आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। तो कल को आप क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में कि व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट, तो आप इस चीज़ को सॉल्व करने की स्थिति में रहेंगे कि आपको पता होगा ट्रिपल पॉइंट क्या है, जहाँ पे सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इसके साथ ही बॉइलिंग पॉइंट क्या आपको पता होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट क्या है ये पता होना चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, सारे ऑप्शंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इससे हमने यहाँ पे देखा मास नंबर हमने पढ़ा, फिर एटॉमिक नंबर के बारे में भी देखा कि अगर कोई एलिमेंट है जो एटॉमिक नंबर में डिफर करता है तो उसको हम क्या कहेंगे, आइसोबार, ठीक है। ये चीज़ हमने देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का सबसे इंपॉर्टेंट ओर क्या है, बॉक्साइट है, ठीक है। बॉक्साइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम, यू मस्ट कीप दिस फैक्ट इन योर माइंड, ठीक है। बॉक्साइट से हमें क्या मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है, ठीक है। और क्या होता है कि इम्प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस है जिससे हम क्या करते हैं, अपने डिजायर्ड एलिमेंट्स या मेटल्स नॉन मेटल जो भी हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो उसमें पाई जाती है उनको थ्रू मेटलर्जिकल प्रोसेस हम क्या करते हैं, डिराइव करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स, ठीक है। जितने भी ओर्स हैं सब क्या है, मिनरल्स होते हैं, बट नॉट ऑल मिनरल्स आर ओर्स, ठीक है। ये स्टेटमेंट कल को आपके स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सारे मिनरल्स सारे ओर्स जो है वो क्या है, मिनरल्स है, पर सारे मिनरल्स ओर्स नहीं होते, ठीक है। यानी सिंपल बात है कि जो भी जितने भी मिनरल्स उसमें से सब कुछ में से आप कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट नहीं निकाल सकते, ठीक है, पर सारे ओर्स में से हम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। हमने ये देख लिया। अदर फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम क्या है, वो जो ओर्स हैं उसके क्रायोलाइट हो गया, कोरेंडम हो गया एंड फील्ड्सपर। कल को आपके एग्जाम में आ सकता है, क्वेश्चन होगा विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द ओर ऑफ। यहाँ पे हमने ओर पूछ लिया कि ओर क्या है, ठीक। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एल्यूमिनियम के साथ साथ यहाँ पे गैलेना हो गया किसका है, कैलामाइन किसका है, कैल्साइट किसका, आपको ये सब चीज़ें भी पढ़नी है। और आपको एक चीज़ समझ में आ गया, यहाँ पे एक थीम आपने पकड़ लिया यहाँ पे इस चीज़ का कि हमारा, आपको ये चीज़ समझ में यहाँ पे आ गया, एक मिनट, हाँ, आपको ये चीज़ आपको यहाँ से समझना चाहिए कि ये और जो हमारा टॉपिक है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट फॉर माई एग्जाम, ठीक है। आपको अब और पे फोकस करना है, और के बारे में प्रिपेयर कर लेना है कि कुछ एक ओर्स के बारे में आपको कुछ एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो हमने इस चीज़ को भी एनालाइज कर लिया। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन। इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो यहाँ कहा जा रहा है एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। मे भी हो सकता है, हम आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड हैव नेग्लिजिबल मास, ठीक है। तो अब हम एलिमिनेट करने का देखते हैं, ठीक है। हमें ये चीज़ नहीं भी पता है, ठीक है। अब हम देखते हैं किस तरीके से। सबसे पहले तो आपका मेन काम क्या होना चाहिए, देखना चाहिए कि इनकरेक्ट पूछ रहा है या करेक्ट। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि द क्वेश्चन इज अबाउट इनकरेक्ट, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन पे चलते हैं। तो अब हमने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन एटम जो है, ये चीज़ में भी हमें डाउट, हमें नहीं पता सपोज कि ये सही चीज़ है या नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। ये तो सही बात है कि इलेक्ट्रॉन जो है होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं, पर क्या उनका मास नेग्लिजिबल होता है, नहीं। हमने कुछ तो पढ़ा था, सी बेसिक एग्जाम में क्या लेंगे, बिल्कुल आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं याद होगा, पर कुछ तो पढ़ा हुआ था कि यार इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर समथिंग 37 एंड समथिंग कुछ चार्ज होता है, या उनका मास नेग्लिजिबल तो नहीं। ये चीज़ हमें इतनी बात पता चल गई यहाँ से, ठीक। यानी ये स्टेटमेंट कुछ तो गलत सा लग रहा है हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको गलत मान के चलते हैं अभी, तो हम यहाँ क्रॉस कर देंगे। सेकेंड, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द आई एम सॉरी, ये चीज़ जो मैं कह रहा था, एक मिनट सॉरी सर, देखो मैं आप पढ़ा रहा हूँ तब ये चीज़ इनकरेक्ट पढ़ के करेक्ट चीज़ में फोकस करने लगा। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि इस तरीके से आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो हमने ये चीज़ देख लिया कि ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट है, कि इलेक्ट्रॉन्स जो है निगेटिवली चार्ज है, पर उनका जो मास नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। 1.6 समथिंग जो हमने बताया, पर वो बहुत ज़्यादा -37 के अराउंड, माइनस यानी नेग्लिजिबल। यहाँ नहीं कह रहा है कि बिल्कुल नहीं होता, पर इतना नहीं होता कि उसको हम काउंट करें। तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं तो हमें सही लग रहा है, पर ठीक है, हम इसको पेंडिंग पे रखते हैं, आगे देखते हैं फर्दर। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं, हमने प्रीवियस अभी रिसेंटली डिस्कस किया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं किसी भी एटम के। ये तो बिल्कुल सही है, यानी हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल एलिमिनेट हो गया कि हमें इनकरेक्ट पूछ रहा है, यानी करेक्ट तो आंसर होगा नहीं। आइसोटोप जो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूल में इंपॉर्टेंट होते हैं, हाँ ये तो हमें पता है। ये C12 जो हमारा कार्बन डेटिंग के लिए यूज़ होता है, मेडिकल फील्ड में भी यूज़ होता है बहुत सारे आइसोटोप्स, न्यूक्लियर फील्ड में भी यूरेनियम, थोरियम, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, यानी ये भी स्टेटमेंट हमारा सही। तो यहाँ से 2 निकाल लिया हमने,
ठीक है। थर्ड भी हमने देख लिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं और उनके नेग्लिजिबल मासेस होते हैं, तो ये भी हमारा सही, यानी एलिमिनेशन से भी हम क्या कर सकते हैं, थोड़े बहुत एलिमिनेशन लगा के भी हम अपने आंसर्स को सही कर सकते हैं। और बचता ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा, यानी ये स्टेटमेंट जो हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमें इनकरेक्ट ही पूछ रहा था, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन भी इसका देख लेते हैं। अब बताया जा रहा है कि हर एक एटम जो होता है न्यूक्लियस से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब न्यूक्लियस में एक से ज़्यादा नंबर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स हो सकते हैं। जैसे हम देख लिया, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन बिल्कुल न्यूट्रल होता है। बट वेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं, तब वैसे में क्या होता है, जो हमारा एटम है इलेक्ट्रिकली अनचार्ज होता है, यानी वो बिल्कुल ऑक्टेट पूरा कर लिया। पर क्या ऐसा होता है कि किसी का सपोज ऑक्टेट पूरा नहीं है, यानी उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया या गेन कर लिया, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, प्लस चार्ज किसी पे हम लिखते हैं, ओ पे माइनस हम लगाते हैं। ठीक है, हम Cl पे माइनस लगा देते हैं। ठीक, वहीं पे हम क्या करते हैं, सोडियम पे प्लस लगाते हैं। तो क्या ये न्यूट्रल है? नहीं, न्यूट्रल नहीं, यानी हर सिचुएशन में, यूनिवर्सल सिचुएशन में ये चीज़ें अप्लाई नहीं होंगी। जो चीज़ें यूनिवर्सल सिचुएशन में अप्लाई नहीं होगी, तो हमारे हिसाब से स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा, और यहाँ पे इनकरेक्ट ही पूछा था, इसलिए हमारा ये ऑप्शन ही करेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज पीएच वैल्यू मोर देन 7? किसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है? ठीक है, तो हम ये चीज़ देखते हैं यहाँ पे, एक मिनट। ठीक, तो सपोज 7 है किसी का पीएच वैल्यू, तो यह है वो क्या है, वो सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल है। ठीक है, उससे नीचे अगर पीएच वैल्यू 7 से नीचे है, ठीक है, लेस देन 7 है, तो क्या हो गया, हमारा सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता है। ठीक है, एसिड्स का पीएच 7 से कम होता है। और अगर मोर देन 7 है, तो मोर देन 7 है तो वो क्या हो गया, बेस हो गया, बेसिक हो गया। ठीक है, यही यहाँ पे पूछ रहा है कि किसी सॉल्यूशन का वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो वो किस टाइप का सॉल्यूशन है, तो वो सॉल्यूशन जो है हमारा बेसिक सॉल्यूशन है। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो वो सॉल्यूशन हमारा बेसिक हो गया, ये चीज़ हमने समझ लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ यहाँ से थीम क्या प्रिपेयर हो गया, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, जो हमारा चैप्टर है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर को क्या करेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे। यहाँ पे एक टेबल भी मैंने लगा रखा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ एक पीएच वैल्यूज़ हैं। आज ये पीएच वैल्यू के बारे में पूछा है, कल को किसी स्टेटमेंट में देकर इनके बारे में पीएच वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू पूछ सकता है। तो आपको एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट, कौन सा जो सब्सटेंस है हमारा, वो किस पीएच रेंज में लाई करता है। इससे आप क्या करोगे, एक ब्रीफ आंसर सही कर पाओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया तो मैं इसको कट कर दूंगा। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर है टू आवर नेक्स्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट। देखो अब यहाँ पे देख रहे हो कितना ज़्यादा इनकरेक्ट को लेके पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे भी इसको हम पहले हाईलाइट कर लेते हैं कि इनकरेक्ट हमारा यहाँ पे पूछ रहा है, करेक्ट नहीं। ठीक है, कॉटन इज सुटेबल फॉर यूज एज क्लॉथिंग इन समर बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर। सही बात है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कैसे मॉइस्चर एब्जॉर्ब होने से हमें कूल फील होता है, तो हम वैसे में कॉटन पहनते हैं। पॉलीकार्बोनेट इज यूज फॉर मेकिंग सीडी, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिल सकती हैं, ये सारी चीज़ें आप लूसेंट में पढ़ सकते हो, लूसेंट के केमिस्ट्री वाले सेक्शन में। ठीक है, शॉर्ट रिवीजन के लिए आप उसको बेस्ट यूज कर सकते हो, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। तो ये चीज़ हम देखिए, ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। एक्रिलिक जो होता है उसका यूज हमारा कहाँ होता है, सिल्क बनाने में भी होता है, ये भी सही है। टेफ्लॉन जो होता है उसका यूज़ किस चीज़ में होता है, नॉन स्टिक किचन वेयर, जो हमारे बर्तन होते हैं नॉन स्टिक्स, उनको बनाने में यूज़ होता है। यानी ये चारों स्टेटमेंट हमारे सही है, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, यानी ई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने ये चीज़ को देख लिया, आप ये टेबल पढ़ सकते हो, मैंने यहाँ पे कटिंग लगा दी है। एंड फॉर पीडीएफ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए सही रहेगा, आपको एक बार एक ब्रीफ आइडिया करना है, सही से खुद से एनालाइज करना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, स्टडी पीडिया पे जाकर सारे पीडीएफ्स एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही पीपीएससी के जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके भी इसी तरीके से हमने डिटेल एनालिसिस के ओवरऑल प्रॉपर हर सब्जेक्ट के हमने 10 ईयर्स के वीडियोस डाल दिए हैं, जिसके लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ठीक है, आप चैनल को एक्सेस करके भी उन चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया हो जाए कि पीवाईक्यूज को हमें किस तरीके से अपने प्रिपरेशन में यूज़ करना है। ओके, नाउ मूविंग फर्दर है, यहाँ पे कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रेफाइट एंड डायमंड इज ट्रू। ठीक है, हमें ग्रेफाइट और डायमंड के बारे में, सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ग्रेफाइट और डायमंड ये है क्या, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ये क्या है, गुड कंडक्टर। ये दोनों क्या है, कार्बन के ही एलोट्रॉप्स हैं, यानी सिमिलर कार्बन से मिलकर बने, ये चीज़ समझना है। इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसका sp2, इसका sp3, यानी ये इसका एक कार्बन एटम साथ में अलग अलग 4 एटम से जुड़ा रहता है डायमंड का, और एक ग्रेफाइट का 3 से जोड़ा रहता है यानी sp3, और एक हमारा खाली रहता है। यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, और जब करंट पास कराना हो तो हमें पता होता है कि
करंट कब पास करते हैं? जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, यानी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारा क्या होता है? करंट पास होता है। तो ऐसा जब हम कराएंगे तभी जाके क्या होगा? हमारा इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। यानी ग्रेफाइट के पास क्या है? एक फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई इट इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पे जब हम डायमंड का देखते हैं तो इसके सारे बॉन्ड्स क्या है? फुलफिल्ड हैं, शेयर्ड हैं, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी हमारी क्या होती है? मूव नहीं करती है फ्रॉम वन एंड टू अनदर, इसलिए वो क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। हमने ये सारी चीज़ें ग्रेफाइट के बारे में देख ली। अब हमें ये पता है कि ग्रेफाइट स्मूथ होता है और डायमंड क्या है? हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है हमारा ग्रेफाइट। ठीक है, तो हमने ये चीज़ें देख ली। तो हम अपने स्टेटमेंट पे चलते हैं। सबसे पहला जो हमारा कर दे हैव द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक है, दे उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम होता है क्योंकि वो सारे कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। दे हैव द सेम हार्डनेस। ओ सॉरी, यहाँ पे फिर मैंने गलती कर दी, यहाँ पे इनकरेक्ट नहीं पूछ रहा है, करेक्ट है, ट्रू के बारे में पूछ रहा है। आई एम सॉरी गाइज। हाँ, ये क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो हमने एक चीज़ देखा था, मैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर को दूसरा कंसेप्ट समझ गया था, हम सॉरी। तो हमने देखा कि किस तरीके से डायमंड का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और ग्रेफाइट का sp2। ठीक है, ये ग्रेफाइट हो गया और ये हमारा डायमंड, यानी इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो सेम नहीं होता, यानी ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। उनका हार्डनेस सेम होता नहीं, मैंने पहले बोला डायमंड हार्डेस्ट सबसे नोन है और ये थोड़ा स्मूथ एंड स्लिपरी होता है, तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत हो सकता है। फिर उनका सेम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है, नहीं, हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे ग्रेफाइट में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से मूवमेंट होता है, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑन द अदर एंड जो हमारा डायमंड है इट्स बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये चीज़ हमने देख लिया, तो ये भी चीज़ हम समझ गए कि ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि उनका डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है। और फोर्थ स्टेटमेंट जो है हमारा कि दे कैन अंडरगो द सेम केमिकल रिएक्शन। हाँ, ये चीज़ स्टेटमेंट से मैं इन दोनों को कंफ्यूज कर गया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है कि उनका जो सेम केमिकल रिएक्शन होता है, इसका मतलब क्या है भाई? कि वो हैं तो कार्बन के एलोट्रॉप्स, यानी उनके अंदर भी क्या है? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो यानी वो भी क्या करेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएंगे। सबसे पहला जब भी बनाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड बना नहीं सकते वो, क्योंकि इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर सकते, सॉरी आई मीन गेन नहीं कर सकते ना लूज कर सकते टू फुलफिल द ऑक्टेट, यानी 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना या इन चारों को लूज करना, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो वो क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। तो क्या है? केमिकल रिएक्शन उनमें सेम होगा। तो हमने देख लिया दोनों का डिफरेंस कि किस तरीके से डायमंड वर्क करता है, डायमंड का क्या स्पेशलिटी है, और ग्रेफाइट का। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्या बताया जा रहा है कि डायमंड जो है हमारा हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ये स्मूथ एंड स्लिपरी टच में होता है, ये पोर कंडक्टर है, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है, पर ये दोनों सेम केमिकल रिएक्शन में जाते हैं। तो हमने इस चीज़ को भी देख लिया कि किस तरीके से ये स्टेटमेंट में हमारा करेक्ट होगा। फर्दर नेक्स्ट मूविंग अहेड, यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, यहाँ पे हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, इससे क्या समझ में आ गया कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो चैप्टर है आपका क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 4, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आपको इस तरीके से टॉपिक्स क्या करने हैं, जो क्या एक्सट्रैक्ट करना है PYQs की हेल्प से, तो आपको समझ में है कि हाँ ये सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ओके, अब यहाँ पे अगर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो मेनली हमारा जो LPG है वो 2 गैस से मिलकर बना होता है, प्रोपेन प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, ये दोनों गैसेस से मिलकर हमारा क्या बना होता है? LPG गैस बना होता है। ये चीज़ हमें समझ में आ गया कि इनका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन इज देयर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ये हमने समझ लिया। यानी यहाँ पे हमारा देखते हैं ऑप्शन में क्या, मीथेन, मीथेन नहीं, ये तो बायोगैस में होता है। इथेन एच मैंने तो फिलहाल नहीं पढ़ा है किसी गैस में इसका यूज हो रहा हो, और हमने देख लिया कि ये ब्यूटेन और प्रोपेन से मिलकर हमारा LPG बना होता है, यानी दोनों स्टेटमेंट से, यानी मोर देन वन ऑफ द एबव होगा। सो हमारा ऑप्शन ई करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि जब LPG से हमारा गैस लीक होता है, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, जब ऐसा गैस लीक होता है तो एक हमें पंजेंट स्मेल, ठीक है, एक गंदी सी स्मेल आती है, जिससे हमें ये चीज़ पता चलता है कि हाँ यार गैस लीक हो रहा है। तो इसको क्या किया जाता है? इसको जानबूझ के, ऐसा जो हमारा ये प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, इनका ऐसा कोई ऐसा स्मेल होता नहीं है। ठीक है, तो इसके एक मिनट गाइस, तो ऐसे में क्या होता है कि इनके लिए जब सपोज गैस हमारे लिए LPG कितना हम डेंजरस ही हमें सबको पता है, तो अगर गैस लीकेज हो रहा है और जब हम इसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे तो क्या कर पाएंगे? हम इससे बच नहीं पाएंगे। तो इसमें जानबूझकर एक ऐसा बैड स्मेलिंग गैस डाला जाता है, केमिकल ऐड किया जाता है, जिसका नाम क्या होता है? इथाइल मरकैप्टेन। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये इथाइल मरकैप्टेन जो हमारा सब्सटेंस है, इसको हम क्या करते हैं?
इसमें मिक्स करते हैं, जिससे क्या हो जब गैस लीक हो तो इसके थ्रू हम स्मेल पकड़ पाए कि हाँ गैस हमारा लीक हो रहा है और हम इसको जल्दी से डिटेक्ट कर पाए और इस पर एक्शन ले पाए। ये आपको समझ में आया कि बैड स्मेलिंग सब्सटेंस क्या किया जाता है, इसमें मिक्स किया जाता है ताकि हम क्या कर सकें लीकेज से खुद को बचा पाए। तो यहाँ पे आपको समझना है कि प्रोपेन और ब्यूटेन का सच कोई स्मेल नहीं होता और एलपीजी में कौन सा इंपॉर्टेंट गैस यूज होता है। ठीक है, फर्दर वाटर पासेस फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट्स बाय फिजिकल प्रोसेस कॉल्ड। वाटर जो है रूट से सॉइल में किस प्रोसेस के थ्रू जाता है, तो वो है हमारा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस कुछ नहीं, एक डिफ्यूजन का ही फॉर्म है जो वाटर में होता है। वाटर में जो चीज़ हो रही है विथ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, वहाँ पे कुछ एक चीज़ें ही क्या करेंगी, पास करेंगी, सब कुछ नहीं, तो वहाँ पे क्या होगा, ऑस्मोसिस हो जाता है। और ये डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस होता क्या है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। ठीक है, जहाँ पे सामान ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हाईली अवेलेबल है और कहीं लो अवेलेबल है, तो वहाँ पे जहाँ पे कम वो चीज़ है उसकी तरफ क्या करना, मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस का टर्म देते हैं। तो हमने ये चीज़ समझ लिया कि किस तरीके से ये पास करता है। ठीक, अब ऑस्मोसिस का रोल प्लांट्स में क्या क्या है, हम इन सब चीज़ों को देखते हैं। और इसके लिए यूज़ कौन सा, ये हमने स्टेम देख लिया। ठीक है, अब टिश्यू कौन सा यूज होता है इसमें, तो जाइलम टिश्यू क्या करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, फर्दर रोल क्या है ऑस्मोसिस का, हम ये देखते हैं। तो द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट हेयर टेक्स प्लेस इन प्लांट बाय ऑस्मोसिस। ठीक है, रूट हेयर के थ्रू क्या होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू एब्जॉर्ब होता है वाटर। इन्फ्लेशन स्टेज इज क्रिएटेड बाय ऑस्मोसिस। ये ओवरऑल प्रोसेस है, मैं यहाँ पे आपके लिए पिन कर दे रहा हूँ, आप इस चीज़ को देख लेना। इस पे हम क्या करेंगे, एक बेसिकली स्पेशल वीडियो लाएंगे। तो ये बायो का टर्म है, जहाँ पे आपको याद रखना है कि प्लांट के जो प्रोसेसेस हैं, टिश्यूज हो गए, सेल्स हो गए, इन सब अदर प्रोसेसेस जो है इन पे ज़्यादा हमें फोकस करना है। ठीक है, फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, ठीक है, वो किस तरीके से कन्वर्ट होते हैं यूजफुल सब्सटेंस में, किसकी हेल्प से, तो वो बैक्टीरिया होता है जिसकी हेल्प से। वायरस का एज सच अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता नहीं है। न्यूक्लियर प्रोटीन एज सच कुछ वैसा रिएक्शन करता है, और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज जितने फ्रीली अवेलेबल है नहीं कि ये सारे प्रोसेसेस को कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, माइक्रो ऑर्गेनिम्स जो हमारे बैक्टीरिया है, वही क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर होता है उसको, और वो क्या करते हैं, फर्टाइल करते हैं लैंड को हमारे, और भी यूजफुल चीज़ों में क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं। ठीक है, उसके बाद इन द नाइट टाइम ये एडवाइस किया जाता है कि इट इज़ एडवाइज नॉट टू स्लीप अंडर द ट्री बिकॉज। ठीक है, ट्री के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स, जो ट्रीज होते हैं वो रात में क्या करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं। जनरली क्या होता है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 कंज्यूम करते हैं और रिटर्न में O2 क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। बट इन द नाइट जो भी उनके पास एक्सेसिव CO2 यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है ड्यू टू फोटोसिंथेसिस, जितना उन्होंने यूज़ किया उसके बाद का रिमेनिंग CO2 क्या करेंगे, उनके पास तो यूज़ है नहीं, तो वो क्या करते हैं, रात में इन द नाइट इसको क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन। तो जब हम पेड़ के नीचे सोते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, जिससे क्या होता है, हमारा रिस्पिरेशन डिस्टर्ब होता है, और रिस्पिरेशन डिस्टर्ब होने के कारण क्या होता है, ये हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। तो आपको समझ में आएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिबरेशन की वजह से ये एडवाइस किया जाता है कि हमें पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। उसके बाद यहाँ कहा जा रहा है कि इंसेक्टिवोरस जो हमारे प्लांट्स हैं, ग्रो इन सॉइल डिफिशिएंट इन। जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं जो ग्रो करते हैं, वो जो सॉइल में ग्रो करते हैं, वो किस चीज़ में डिफिशिएंट होते हैं, ठीक है, तो वो होता है हमारे नाइट्रोजन में। जो सॉइल, जिस सॉइल में हमारे इंसेक्टिवोरस ग्रो करते हैं, ठीक है, वो सॉइल क्या होता है, डिफिशिएंट होता है नाइट्रोजन में। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन जब होगा उसमें तो वो क्या होगा, सॉइल फर्टाइल होगा, और जब वो सॉइल फर्टाइल होगा तो इंसेक्टिवोरस हमारे वहाँ ग्रो नहीं करेंगे। तो हमने ये चीज़ देख लिया। अब यहाँ पे आप डिटेल एक बार खुद से पढ़ लेना, वीडियो नहीं तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। मैं स्पेशली एक थीम बेसिस के लिए इसको कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली। ठीक, अब यहाँ स्टेम ऑफ अ प्लांट हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, स्टेम क्या करता है, फूड के डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है। इसके साथ साथ स्टेम का और भी क्या काम है, तो स्टेम क्या करता है, स्टोर भी करता है फूड को। जी हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्लांट का स्टेम होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, पहला काम तो उसका क्या है कि फूड डिस्ट्रीब्यूट करना प्लांट्स के अदर टोटल ओवरऑल ऑल पार्ट्स में, और उसके साथ साथ फूड स्टोरेज में भी प्लांट्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो स्टेम क्या करता है, प्लांट को सबसे पहले एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, सपोज ये हमारा प्लांट है, एक प्लांट है, पेड़ जो भी कह सकते, तो ये जो स्टेम है वो क्या करता है, इनको एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। फिर वाटर मिनरल्स इसी के थ्रू क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, लीव्स के पास जाते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है और फूड को स्टोर भी करता है। तो ये कुछ एक फंक्शंस है। कल को ये चीज़ आपके स्टेटमेंट में आ सकती है कि इनमें से कौन सा, नॉट पूछ देगा कि इनमें से कौन सा फंक्शन स्टेम का नहीं है। तो आपको ये चीज़ें पता होंगी कि ये चीज़ें स्टेम के फंक्शन है, तो आप क्या कर पाओगे, ये चीज़ यूज़ कर पाओगे। यानी आप यहाँ पे देख रहे हो प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़, उनके बॉडी पार्ट्स, ये सारी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो हमने यहाँ पे ये भी देख लिया। नेक्स्ट, इन ट्रांसफ्यूजन ब्लड मस्ट बी कंपैटिबल
नॉट ओनली इन ब्लड टाइप बट ऑल्सो इन RH फैक्टर। ठीक है, जब हम ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो ब्लड हमारा किस चीज़ में कंपैटिबल हो, जैसे ब्लड टाइप में नहीं, RH फैक्टर में भी हमारा ब्लड कंपैटिबल होना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा एक रेसस मंकी करके एक सिंड्रोम था, उस टाइम पे RH फैक्टर इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसको हम ब्लड ग्रुप क्या करते हैं, डिटरमाइन करने में यूज़ करते हैं। तो वो चीज़ हमें बहुत सारे फैक्टर्स पे ध्यान देना पड़ता है। फिलहाल आप इतना ही ध्यान रखो कि जब हम ब्लड ट्रांसप्लांट करते हैं या फिर ब्लड चेंज करते हैं, किसी को खून चढ़ाना होता है, तो वहाँ पे हमें ब्लड टाइप के साथ साथ RH फैक्टर पे भी फोकस करना पड़ता है। यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं, ठीक, इसमें ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चंस पूछेंगे नहीं। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होता है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। तो आपको यहाँ से एक चीज़ सबसे पहले समझ लेना है कि ग्लैंड्स, ठीक है, ग्लैंड जो हमारे लिए है वो इंपॉर्टेंट एक टर्म, एक टॉपिक है हमारे एग्जाम के लिए। उसके साथ साथ हार्मोन्स, इंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं, हार्मोन सिक्रेट करते हैं, और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंजाइम्स सिक्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। ये सारी चीज़ें क्या है, क्लास 9th और 10th की बायोलॉजी में आपको मिलेंगी। सी, आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है, 9th एंड 10th की बायोलॉजी की बुक आप कवर कर लो। दिस इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर साइंस। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, और इससे बाहर अगर कुछ आता है तो यू डोंट नीड टू सॉल्व। मैंने पहले बताया था कि आपको 5 क्वेश्चंस पे फोकस नहीं करना, यू हैव टू फोकस ऑन द रिमेनिंग 25 क्वेश्चंस। ठीक है, आप एक बार बुक पढ़ो, मैंने यहाँ PYQs आपको दिखा दिए, आप एक बार बुक ओपन करना और क्या करना, आप एक बार चेक करना कि ये सारी चीज़ें मैं सही बता रहा हूँ कि नहीं। यहाँ पे इंडोक्राइन ग्लैंड का मैंने एक डायग्राम लगा दिया है, जहाँ पे मैंने आपके बता दिया कि कौन से ग्लैंड्स कहाँ होते हैं। ठीक है, इनके स्पेशल फंक्शन के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो में कवर कर लूँगा हार्मोन्स के बारे में, और जो भी हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख सकते हैं हाइपोथैलेमस क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है हम उसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि क्या करता है, ये सारे ग्लैंड्स के जो भी हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं उनको कंट्रोल करता है। फिर एक हमारा पीनियल ग्लैंड होता है, फिर थायराइड एंड पैराथायराइड जो कैल्शियम और आयोडीन की सिक्रेशन में हेल्प करता है। फिर थाइमस ग्लैंड हो गया, पैनक्रियाज हमारा यहाँ एड्रिनल ग्लैंड होता है, ओवेरी होता है फीमेल में इस जगह पे, और यहाँ पे टेस्टिस होता है मेल में, फिर प्लेसेंटा होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे ग्लैंड से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये जो ब्रेन का पार्ट है यहाँ पे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड है। तो यहाँ से हमने ये चीज़ देख लिया, जो और मैंने बताया यहाँ पे मास्टर ग्लैंड इसी को कहते हैं हम लोग। ठीक है, स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड होता है हमारे बॉडी का, ये भी आपको याद रखना है। बट सबसे इंपॉर्टेंट इंडोक्राइन ग्लैंड हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड ही है, क्योंकि क्या करता है, अदर जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके ग्रोथ को कंट्रोल करता है। ठीक है, यहाँ पे हमने ये चीज़ देख लिया। नाउ मूविंग फर्दर है टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेज और वेव्स आर यूज टू नो द ग्रोथ ऑफ फोइटस इन द वोम। अब हमें पता है कि जो फोइटस ग्रो करता है वोम में हमारा उसको किस मेथड के थ्रू हम पता करते हैं, अल्ट्रासाउंड। ये चीज़ आपने सुना होगा कि हाँ, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको अगर बेबी का हेल्थ पता करना है तो उसके लिए हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। तो ये चीज़ हमें समझ में आया, यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स का हम यूज़ करते हैं, यानी ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट आंसर है, अल्ट्रासोनिक वेव्स। अब यहाँ पे मैंने एक टर्म आपके लिए मैं एक डायग्राम हाईलाइट कर दिया, जहाँ पे आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये सारे वेव्स क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और आपके एग्जाम में इसको अरेंज करने के लिए भी आ जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होना है कि उनका एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है। ठीक है, तो आपको हमेशा ये जो ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है। ठीक है, तो सबसे यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, सॉरी, हाँ ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है। ठीक है, इस साइड से देखें तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर वेवलेंथ है और अगर हम फ्रीक्वेंसी के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये किसी का ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगा, फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक ट्रिक मैं बता देता हूँ, इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को आप याद रख सकते हैं, जो कि है स्मॉल, एक न्यूमोनिक्स कह सकते हैं, फिर न्यूमरोलॉजी है GXUV, XUV हमारी बाइक होती है, और IMR, इंडियन मेडिकल एंड रिसर्च, कुछ भी आप याद कर रख लो। तो G से गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स। ये क्या है, हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है। तो हमने ये चीज़ देख लिया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये सबसे पहले हमारा एक्सरे हो गया, सॉरी गामा रे हो गया, फिर एक्सरे, फिर यूवी, और ये हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, हमारा रेडियो वेव्स। ठीक है, इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कंप्लीट होता है, जहाँ पे हमारा मेन फोकस यहाँ पे इंक्रीजिंग वेवलेंथ हो गया इधर आपका, एंड फर्दर ये हो गया इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी यहाँ पे वर्क करती हैं। नाउ मूविंग फर्दर राइट,
द यूनिवर्सल एक्सेप्टर ऑफ ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप के बारे में हम कुछ एक फैक्ट्स पे फोकस कर लेते हैं। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो हमारा ओ है, ब्लड ग्रुप ओ, कि ठीक है, ये यूनिवर्सल डोनर होता है, ये किसी को भी डोनेट कर सकता है ब्लड, ठीक है। और वहीं पे हमारा जो ए बी है, ए बी क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, यानी ए बी किसी का भी ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक। तो अब हम देखते हैं ये कौन से ब्लड ग्रुप वाले जो है किसको दे सकते हैं। तो आपको ये चीज़ सबसे पहले ध्यान रखनी है कि जो ओ ब्लड ग्रुप है वो किसी को भी दे सकता है, गिव्स ब्लड ग्रुप टू ओ, टू दीज ग्रुप, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ऑल को दे रहा है, हर किसी को ओ नेगेटिव जो है ब्लड ग्रुप दे सकता है, ठीक है। यानी ओ क्या है हमारा जो यूनिवर्सल है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे हर जगह ओ अवेलेबल है, ठीक। ये हमारा ब्लड ग्रुप स्पेक्ट्रम हो गया। और ए बी क्या है, एक्सेप्टर है। इसके अलावा क्या होगा, जब हमें देखना है कि रिसीव किससे करता है और एक्सेप्ट किससे करता है, तो यहाँ पे मैंने एक बेसिक आपके लिए ये लगा दिया है, आप इस पर एक फोकस कर लेना। बाकी आपको ये चीज़ समझ में आ जाना चाहिए इससे कि ब्लड जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे ब्लड से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी है। यानी ए बी जो है किसी भी ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर लेगा। अब वो क्या होगा, अगर ए बी पॉजिटिव है तो सारे पॉजिटिव वाले को एक्सेप्ट करेगा, अगर ए बी नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले को, ठीक। क्योंकि ओ किसी को भी दे सकता है, यानी ओ हर किसी को हम चढ़ा सकते हैं, आई मीन डोनेट कर सकते हैं। तो देखो ओ इन दोनों में रहेगा, ओ पॉजिटिव, इसके साथ ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ठीक है, और ओ पॉजिटिव हमने लिख लिया। यानी सारे ब्लड ग्रुप्स ये क्या होंगे, इसमें एक्सेप्ट होंगे। तो ये हमने देख लिया। उसके साथ फर्दर न्यूमोनिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ, न्यूमोनिया किस चीज़ का इन्फेक्शन है, लंग्स का, ठीक है। न्यूमोनिया क्या है, लंग्स का इन्फेक्शन है। क्या, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है हमारे न्यूमोनिया, लंग्स में इन्फेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूमोनिया। इससे क्या समझ में आया, आपको एक डिजीजेस वाला एरिया प्रिपेयर कर लेना है कि किस डिजीज को क्या कहते हैं, डिजीज, ठीक है। वो मैंने ये तो पहले लिख ही दिया था, सॉरी। डिजीज के बारे में प्रिपेयर रखना है, किस वजह से होते हैं, रीज़न, कोई डिफिशियंसी डिजीज़ है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है, क्या डिजीज़ है, ये सारी चीज़ों पे आपको फोकस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया। तो ये ओवरऑल हमारा क्या था, 67th बीपीएससी प्रीलिम्स में जो भी प्रीलिम्स में जो भी साइंस के क्वेश्चन आए थे, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। और हमने यहाँ पे इस चीज़ को भी समझ लिया कि किस तरीके से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से हमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों पे स्पेशल फोकस अपना करना है, ठीक। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इवन इफ 1% अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड साइमल्टेनियसली please join the studypedia group for all these pdfs, ठीक है। You will get all these pdfs on this group here, and you will get multiple things that are useful for your examination. And on this channel we have provided the analysis of all the subject wise pyq analysis for almost 10 years for every subject, ठीक है। तो be with us, thanks for being with us till the last, till then keep preparing, all the best for your exam, just फोड़ के आना है, ठीक है। जय हिंद।